हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन जैन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डेप्रिसिएशन और हिंदी में बोलते हैं हिरास। थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है लेकिन बोलते इसको हिरास है। मतलब की बात यह है रिडक्शन, रिड्यूस, कमी, लॉस, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स। अगर किसी असेट्स का कीमत कम हो जाता है तो जो कीमत कम हो गया, द अमाउंट दैट इज रिड्यूस। पहले कीमत थी 100 रुपये, अब रह गई 80 रुपये, तो कीमत कम हो गई तो 20 रुपये की वैल्यू कम हो गई। तो जितना वैल्यू कम हो गया तो कम हो जाने वाली वैल्यू को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब बात यह है कि आखिरकार ये डेप्रिसिएशन होता क्यों है, रीजन क्या है। तो रीजन फॉर डेप्रिसिएशन वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन बेसिकली ये रीजन 3 ही हैं। नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस यूज, लगातार किसी सामान को यूज करते रहना। देखो भाई, ये वाला एक पेन है जिससे कि मैंने ये बोर्ड पर लिखा है। अब ये पेन जब मैं लाया था ना तो ये पेन बहुत ज़्यादा नया जैसा लग रहा था। हालांकि इसके ऊपर पॉलीपैक तो अभी भी है कैप के ऊपर में, और यहाँ जो राइटिंग था रेड कलर का हल्का सा एक निशान सा रह गया, जबकि ये जब आया था तो पूरा का पूरा कलरफुल था, बढ़िया तरीके का, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट बन रही थी इस पर। ये यूज़ करते करते अब देखो इसकी शक्ल ऐसी हो गई और ये सामान की कीमत कम हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस वाले पेन को फुल कीमत पर आज बाज़ार में बेच लूँ, तो ये नहीं बिक पाएगा क्योंकि इसको लगातार यूज़ करते रहने की वजह से इसकी कीमत अब कम हो चुकी है। एक डस्टर भी है टेबल पर। अब आप देखो डस्टर का क्या हाल बना है। ये डस्टर यहाँ यहाँ जो डस्टर का वैल्यू है, यहाँ पर मैं इस समय पर ये डस्टर का कलर भी फेड हो गया। यहाँ से यहाँ तक का कलर अलग है, आगे का कलर अलग हो गया, और आप अगर रबर पैड का देखोगे तो हालत ही ख़राब है। तो कुल मिलाकर के अब मैं चाहूँ कि ये डस्टर जितने रुपए का मैं लाया था उतनी फुल वैल्यू पर ये मार्केट में अब सेल हो जा पाए, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको लगातार यूज़ करते रहने की वजह से इसकी भी कीमत कम हो गई। तो ऐसा कोई भी सामान जिसकी कीमत कंटिन्यूस यूजेस की वजह से कम होती जा रही है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में कंटिन्यूस यूज एक कारण। अब दूसरा बनता है एक्सीडेंट। आपने कोई सामान को लिया है और उस सामान का हो गया एक्सीडेंट, यानी सामान यूज तो हुआ नहीं और सामान का दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से भी सामान की कीमत कम हो जाएगी। जैसे आपने एक एलईडी टेलीविज़न सेट परचेज किया और उस एलईडी सेट को परचेज कर लेने के बाद आप उसके बॉक्स को उठा करके और आप अपने घर में, फ्लैट में, बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर सीढ़ियों के रास्ते पैदल पैदल चल दिए, पहुंच गए। तो साइड से आपने अपना बैग कार्टन पकड़ रखा है एलईडी वाला। अब ऊपर 3rd फ्लोर पहुंचने के बाद मालूम पड़ा घर का दरवाज़ा तो बंद है। तो बंद क्यों है? तो मालूम पड़ा परिवार के सारे लोग कहीं काम से बाजार गए हुए हैं और एक्सपेक्टेड है कि ये लोग घर में थोड़ा देर से आएंगे। तो हमें याद आया कि घर तो लॉक है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी घर की बी चाबी है, और वो चाबी हालांकि कम यूज़ होती है लेकिन है तो हमारे पास भी, तो इट्स ए वेरी कंफर्टेबल। तो हमने अपनी पॉकेट बंच में से पूरा चाबी निकाला और चाबी के बंच में से हमने जो है वर्किंग के लिए की होल में, डोर होल में, की होल में इंसर्ट किया की। अब उसके बाद चूंकि वो चाबी कम यूज़ होती है तो दरवाज़ा पोलाइटली आसानी से नहीं खुल पा रहा, तो थोड़े से हमने एफर्ट किए, तारते को खोलने के लिए हमने थोड़ा प्रेस किया, कुछ दरवाजे को भी हिलाया डुलाया, तो मालूम पड़ा कि दरवाज़ा एक झटके के साथ खुल गया। लेकिन हुआ क्या कि दरवाज़ा तो खुल गया, टेलीविज़न सेट का बॉक्स, एलईडी सेट का जो बॉक्स था वो जीने के रास्ते आगे आगे चल पड़ा अपने आप, यानी हमारे हाथ से छूट करके, और वो गिर करके लुढ़कने लग गया। अब जीने के अंदर वो टेलीविज़न का बॉक्स आगे आगे भाग रहा है और हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में दोनों की मुलाकात सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर जाकर के हुई। टेप लगा हुआ कार्टन बंद पैकिंग हमारे हाथ में अभी भी है। हल्का सा हमने उस बॉक्स को हिला करके देखा तो मालूम पड़ा कि साहब इसमें तो सब कुछ ही बज रहा है। तो अब इस सामान को हमने यूज़ तो नहीं किया भाई,
क्योंकि अभी तो उसका टेप ही नहीं खुला है। लेकिन अब अगर इसको बाजार में जाकर के बेचने जाएंगे तो ये फुल कीमत पर बाजार में अब नहीं बिक पाएगा, तो इसकी कीमत कम हो गई। तो कीमत कम हो जाने के पीछे जो कारण बना है दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास एक और, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, जो एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। थर्ड नंबर हमारे पास जो रीजन है दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस चेंज इन फैशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन ट्रेंड। आज जो चीज चलन से बाहर हो गई, आज जो चीज आउट ऑफ ट्रेंड हो गई, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। नई टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांसमेंट आ गया, तो अब पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज़ों को लोग पसंद नहीं करेंगे। मार्केट में एक कोई कंपनी है, वो स्कूटर बना के बेच रही है। उनका स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल डाले जाने पर, उनकी कंपनी का बनाया हुआ स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल डाले जाने पर 40 किलोमीटर चल पाता है। दूसरी कंपनी है, उनका ऐसा कहना है कि आप 1 लीटर पेट्रोल हमारे व्हीकल में डालिए और आप अब 80 किलोमीटर चल पाएंगे, 80 किलोमीटर चल पाएंगे। तो हमने कहा भाई तो फ्यूल का बड़ा भारी बचत है। सेकंड नंबर पर पुरानी वाली जो कंपनी जो 40 किलोमीटर का स्कूटर दौड़ाने की बात करती है, वो कंपनी कह रही है कि हम आपको अपना स्कूटर 60,000 रुपीज़ में बेच देंगे, 60,000 रुपये में। नई कंपनी जो अपना स्कूटर का 80 किलोमीटर का माइलेज कंफर्म कर रही है, वो कंपनी कह रही है कि हम अपना स्कूटर जो आपको बेचेंगे, ये आपका स्कूटर रन करेगा या कीमत जो उसका आएगा 61,000। तो जो व्यक्ति 60,000 खर्च करेगा वो 61,000 खर्च कर लेगा, 61 खर्च कर लेगा। तो ऐसा करने से होगा क्या कि बाजार में ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा माइलेज देने वाली जो कंपनीज हैं उनके स्कूटर बिकेंगे, और पुरानी कंपनियों के स्कूटर या उनकी टेक्नोलॉजी को अब कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, जबकि फ्यूल माइलेज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो चेंजेस क्रिएट हुए हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। तो जो पुराने स्कूटर की पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, अब उसको लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो कंज्यूम न करने के पीछे मेन कारण ऑब्सोलेंस यानी आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड। तो ये स्टूडेंट्स 3 कारण हुए, कंटिन्यूस यूज, एक्सीडेंट एंड ऑब्सोलेंस, जिसकी वजह से सिस्टम चेंज है। अब यहां से आगे का वर्क इसमें आता है कि डेप्रिसिएशन टॉपिक पर जब हम बात करते हैं तो अक्सर कर स्टूडेंट कंफ्यूज होते फिरते हैं और उनको 3 वर्ड्स समझने में कंफ्यूजन अक्सर कर हो जाता है। इसमें से एक वर्ड है डेप्रिसिएशन, जो अभी हम ऊपर से यहां तक डिस्कस कर रहे थे। डेप्रिसिएशन मतलब कोई टेंजिबल आइटम है, कोई असेट्स है, ऐसा कोई भी टेंजिबल जिसको आप छू सकते हैं, बिजनेस असेट्स है, और उस टेंजिबल फैक्टर को जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी कीमत अगर कम हुई है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट नंबर है अमोर्टाइजेशन। जितने भी इंटेंजिबल असेट्स हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये बिजनेस में इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। अगर इस में से किसी भी इंटेंजिबल असेट्स का कीमत कम हो जाता है तो इस कम हो जाने वाली कीमत को बोला जाएगा अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन जो लगता है वो टेंजिबल असेट्स पे लगता है, और अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन का ही एक दूसरा मिलता जुलता सा नाम है। और इसमें जो अमोर्टाइजेशन माना जाएगा या कहा जाएगा कि साहब अमोर्टाइज हुआ है, तो ये वो असेट्स होंगी जो दरअसल में इंटेंजिबल है, जिसको छू नहीं सकते। तो इंटेंजिबल असेट्स कौन सी वाली होती है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब अमोर्टाइज्ड। नेक्स्ट है डिप्लीशन। ये भी एक डेप्रिसिएशन का ही कैटेगरी है। डिप्लीशन का मतलब होता है कि आपके पास में कोई वेस्टिंग असेट्स है। वेस्टिंग असेट्स दरअसल में ऐसी असेट्स होती है जिसमें हमारे पास कोई वॉल्यूम, कोई स्टोरेज, कोई क्वांटिटी नेचर की तरफ से, ऑलमोस्ट नेचर की तरफ से हमारे पास कोई गिफ्ट होता है। प्रकृति ने हमारे को कोई गिफ्ट करके रखा है। धरती को कहीं पे ड्रिल किया गया तो मालूम पड़ा कि इसके नीचे तो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम कंपोनेंट है। तो हमने कहा बहुत ही बढ़िया, लॉटरी लग गई भाई, हमारी तो धरती में से तेल निकल आया, पानी निकलता सबके यहाँ, हमारे तेल निकला है, तो बहुत ही बढ़िया। अब उस क्रूड ऑयल को मेजर किया गया, नापतोल किया गया कि इस धरती के इस कैविटी में, इस पोर्शन में कितना क्रूड ऑयल है। तो मालूम चला कि साहब इसके अंदर जो क्रूड ऑयल है, इसकी क्वांटिटी, इसकी जो वॉल्यूम है, इसका जो अमाउंट है, ये 3 करोड़ लीटर्स है। तो हमने कहा बहुत ही बढ़िया। अब 3 करोड़ लीटर्स का जो फ्यूल का जो कॉस्ट नापा गया है, एस्टिमेट किया गया, सपोज इसकी वैल्यू एस्टिमेट की गई 300 करोड़। तो अभी में हमने 3 करोड़ लीटर्स में से 1 करोड़ लीटर फ्यूल धीरे धीरे करके निकाल लिया। तो अगर
3 करोड़ का टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स वहाँ अवेलेबल था, टोटल फ्यूल अवेलेबल था, और उसमें से 1 करोड़ लीटर ऑयल हमने निकाल लिया है, तो क्या अभी भी इस फ्यूल की कैपेसिटी, इस असेट्स की कैपेसिटी, जहाँ पर ये स्टोरेज मिला है उस जगह की वैल्यू क्या अभी भी पहले जितनी रह जाएगी? नहीं, ये वैल्यू कम हो जाएगी। डे 1 जब उसके अंदर फ्यूल क्वांटिटी 3 करोड़ लीटर्स थी, और अब जब उसमें से 1 करोड़ लीटर निकाला जा चुका है, तो इसकी वजह से इस असेट्स की कीमत भी अब कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें से फ्यूल का आउटफ्लो अब हो जा चुका है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि फ्यूल का जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा हो जाता है, और कम होने के पीछे जो कारण है वो हमने एक एक करके डिस्कस किए। एक हमने डिस्कस किया डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन का मतलब तो हुआ टेंजिबल असेट्स। अमोर्टाइजेशन यानी कीमत कम हो गई इनटेंजिबल असेट्स की। डिप्लीशन, कोई भी वेस्टिंग असेट्स है जो समय के साथ खत्म होती जाएगी, तो उस जिसमें से क्वांटिटी आउटपुट एक्सकर्शन कर लिया जाएगा, कीमत कम हो जाएगी, तो उस पे लग जाएगा डिप्लीशन, और ये भी असेट्स की वैल्यू कम हो जाने के पीछे एक कारण। यहाँ 2 प्रकार की वैल्यूज फर्दर और बात की जाती हैं, और एक होता है स्क्रैप वैल्यू और एक होता है सेलवेज वैल्यू। तो अब डेप्रीशिएशन के टॉपिक में स्क्रैप वैल्यू क्या है और सेलवेज वैल्यू क्या है। मान लीजिए कि आपने एक मशीन खरीदा है और मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये वाला हमारे पास हुआ फर्स्ट ईयर, ये वाला हुआ सेकंड ईयर, यहाँ हुआ थर्ड ईयर, और ये फोर्थ और आखिरी वाला फिफ्थ। तो कुल मिलाकर के एक्सपेक्टेड है कि ये मशीन 5 साल चलेगा। वर्किंग लाइफ, इस मशीन का जो वर्किंग लाइफ है, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं कि इसका वर्किंग लाइफ 5 ईयर्स। तो 5 साल का इस मशीन का वर्किंग लाइफ है 5 ईयर्स। ये 5 साल की वर्किंग लाइफ के अंदर में जब इस मशीन को हम कंटिन्यूस यूज करेंगे तो हो क्या रहा है, इस कंटिन्यूस यूजिंग के ट्रेंड के अंदर में ये मशीन में एक्सपेक्टेड है कि ये मशीन जो यहाँ पर डे 1 यहाँ पर इस मशीन को जो हम 3 लाख रुपए में लाए हैं, उम्मीद की जा रही है कि ये मशीन अपनी कंप्लीट वर्किंग लाइफ के पूरा हो जाने पर यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और जब इस मशीन की वर्किंग लाइफ खत्म हो जाएगी, दी एंड हो जाएगी, बिल्कुल लास्ट हो जाएगी, वो दिन इस मशीन की कीमत में से 20,000 रुपये इसमें लगे हुए मेटल की कीमत निकल करके आ जाएगी। 20,000 rupees expected to realize है on the very last date whenever the life of the machine is gets over. So this value that you will realize at after the working life of the machine, this term is called scrap value. मशीन की एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ, अनुमानित जीवन पूरा हो जाने के बाद जो कीमत बचेगी, उस बची हुई वाली कीमत को, जो उसकी मेटेलिक वैल्यू नॉर्मली बचती है, जैसे कबाड़े की कीमत कहते हैं, मेटेलिक वैल्यू कहते हैं, उस वैल्यू का नाम स्क्रैप वैल्यू। तो ये मशीन की स्क्रैप वैल्यू बच रहेगी। अब दूसरी एक और वैल्यू होती है सेलवेज वैल्यू। अब ये सेलवेज वैल्यू क्या होती है? तो सेलवेज वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे हमारा करंट एग्जाम्पल है, यहां हमने मशीन का एक्सपेक्टेड किया कि 5 साल मशीन चलेगी। दिस इज द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। बताया जा रहा है कि अगर ये मशीन 5 साल हमने पूरी चला ली तो 5 साल के बाद अब 3 लाख की नहीं रह जाएगी, अब तो इसकी कीमत 20,000 रुपये बचेगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो ये जो 20,000 की कीमत बच जाएगी, चलो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस मशीन को अगर हम 5 साल पूरा होने के बाद बेचते हैं, तब तो इस मशीन में से कबाड़े वाली कीमत स्क्रैप वैल्यू निकल करके आएगी, मेटेलिक वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन अगर कोई कारण है और हमने अपने बिजनेस में से इस मशीन को यहां पर बेच दिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स, तो अब की बार भी क्या मशीन की एंड वैल्यू 20,000 हाथ में आएगी या कुछ ज्यादा वैल्यू कीमत हाथ में आएगी? अगर ये मशीन यहाँ पे 3 लाख की है, 5 साल की एस्टिमेटेड लाइफ है, और आप लगभग 2 साल बाद, 3 साल बाद बेचोगे, तो अब तो कुछ ज्यादा कीमत निकल करके आएगी ना, क्योंकि मशीन की वर्किंग लाइफ तो अभी भी है। तो अगर इस मशीन की वर्किंग लाइफ पूरी होने से पहले, अगर मशीन की वर्किंग लाइफ पूरी होने से पहले आपने मशीन बेच दी और वो दिन जो पैसे हाथ में निकल करके आए, दैट विल बी कॉल्ड सेलवेज वैल्यू। सेलवेज वैल्यू का मतलब वो वाली कीमत जो मशीन की वर्किंग लाइफ पूरा होने से पहले जो पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड सेलवेज। तो यहाँ पे 2 प्रकार की वैल्यूज की बात चल रही है, एक चल रहा है स्क्रैप और एक चल रहा है सेलवेज। स्क्रैप वैल्यू डेप्रीशिएशन कंसर्न उस वैल्यू को बोला जाता है जहां पर कंसर्न असेट्स का वर्किंग लाइफ पूरा होने के बाद, अनुमानित जीवन पूरा होने के बाद
जो कीमत उसमें से अब रिकवर होगी दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। लेकिन अगर मशीन का एक्सपेक्टेड लाइफ पूरा खत्म नहीं हुआ है और उसके पहले ही हम मशीन को कहीं पर भी बेच दें तो जो कीमत निकल करके आएगी दैट विल बी कॉल्ड सेल्वेज वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने वाले स्टूडेंट को जरूर से पहले से क्लियर होना चाहिए, लेकिन इसमें काम अभी भी और बाकी है। इस वर्किंग के कंसर्न अब यहां से आगे हमारे लोगों को आगे का एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेप्रिसिएशन का वो सीखना है, और इसके अंदर में आता है डेप्रिसिएशन के अंदर मेथड, कि अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत सारे हैं और एक एक मेथड के कई कई सारे अलग अलग नाम भी हैं। तो ना तो नाम से कंफ्यूज होना है, ना ही मेथड में कंफ्यूज होना है। जो भी बच्चे इनिशियल लेवल पर, बेसिक लेवल पर इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं उनको डेप्रिसिएशन से कंसर्न केवल अभी 4 ही मेथड पढ़ने हैं, ज़्यादा काम नहीं पढ़ना है। तो डेप्रिसिएशन के मेथड कैसे कैसे वर्क करते हैं, तो नंबर 1 जो मेथड है इसका नाम है फिक्स रेट मेथड। फिक्स रेट मेथड ये डेप्रिसिएशन के कोर्स कंसर्न पहला मेथड है। इसको फिक्स रेट मेथड भी कहते हैं, इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, इसी को स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। ये सारे के सारे वो वाले मेथड हैं जिसमें एक मशीन पर, लिसन वेरी केयरफुली, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब एक मशीन पर 1 साल के लिए, प्लीज बी अटेंटिव, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है मशीन पर 1 साल के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स है। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड वो मेथड है जिसमें मशीन पर डेप लगेगा और जो डेप लगेगा उसमें 1 साल के लिए डेप्रिसिएशन फिक्स है। स्टूडेंट्स, अक्सर कर यहां यह गड़बड़ होता है कि हमने कोई मशीन सपोज यहां पर खरीदी, ये फर्स्ट ईयर है, इसके बाद सेकेंड ईयर और इसके बाद थर्ड ईयर, इसके बाद फोर्थ ईयर, मान लो 4 साल की ये हमारी लाइफ स्पैन मैंने डिस्कस किया एग्जाम्पल पर। अब स्टूडेंट को क्या लगता है कि हमारी मशीन तो हमने खरीदी थी इस वाले टाइम साइकिल पे, यहां पर लगभग 6 महीने के बाद, तो हमने तो मशीन खरीदी यहां पर, तो पहले साल जो डेप लगेगा वो ठीक है कि पहले साल का डेप 6 महीने का डेप लगेगा केवल यहां से यहां तक का। तो अब स्टूडेंट आकर के हमसे कहता है कि सर आपने तो ये वाली बात कही थी कि फिक्स रेट मेथड का मतलब हुआ कि मशीन पर पहले साल का जितना डेप है उतना ही डेप दूसरे साल का, उतना ही डेप तीसरे साल का, उतना ही डेप चौथे साल का, तो हर साल एक बराबर का डेप लगेगा। तो हम स्टूडेंट को ये बात क्लियर कर देते हैं कि फिक्स रेट मेथड का मतलब है 1 साल के लिए, फॉर द ईयर, 1 साल के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स है, पहले साल के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स नहीं है। तो फिक्स रेट मेथड का एक मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि फिक्स रेट मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज कंटिन्यूअसली ऑन बिहाफ ऑफ द ईयर वाइज, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन द 1 ईयर टाइम गैप। तो 1 साल के लिए जो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन है उतने रुपए का डेप लगेगा, दैट इज कॉल्ड फिक्स रेट मेथड। सेकेंड नंबर का जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है इसका मतलब है डिमिनिशिंग रेट मेथड। फिक्स रेट मेथड एक चीज और सेकेंड नंबर का नाम डिमिनिशिंग रेट मेथड। अब फिक्स रेट मेथड क्या कहता है भाई, कि जैसे मान लो कि यहां पर तुम्हारे यहां पर एक मशीन खरीदी गई, अब ये जो ईयर है ये क्या नाम है 1 अप्रैल 2020, ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है 1 अप्रैल 2020, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने एक मशीन परचेज की है और जो मशीन हमने परचेज की है ये करी है 1 अप्रैल 2020 को। यहाँ पर ये दिन इस मशीन की कीमत थी एग्जाम्पल के तौर पर 5 लाख रुपए। 5 लाख वाली मशीन को हमने यहाँ खरीद लिया, फर्स्ट डे खरीद लिया, फिर इस मशीन पे डेप लगा, तो डेप जो लगेगा वो लगेगा 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 को इस मशीन पे डेप लगेगा 1 साल का पूरा होने पर।
अब मान लो कि फिक्स रेट मेथड चल रहा है, तो 1 साल का डेप लगने पर मान लो कि इस पूरे टाइम साइकिल में यहां से लेके यहां तक में 1 लाख रुपए का डेप लग गया। तो भाई तुमने मशीन यहां खरीदी थी, पूरे साल भर के अंदर 1 साल का डेप लग गया, तो 31 मार्च को यहां पर इस मशीन की कीमत अब रह जाएगी 4 लाख रुपए। 4 लाख समझ में आ रहे हैं? मशीन की कीमत 4 लाख रुपए रह गई। क्यों रह गई? तो खरीदी गई कीमत थी 5 लाख, 1 साल का डेप लग गया 1 लाख रुपए का, तो अब कीमत बचती है 4 लाख। सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से, जो कि क्लोज होगा जाकर के 31 मार्च 2022 को। यहां मशीन की कीमत थी 4 लाख रुपए, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब करंट ईयर में आपने पूरे साल मशीन फिर यूज कर ली, 1 लाख रुपए का डेप फिर लग गया, तो यहां कीमत आकर के रह जाएगी 3 लाख रुपए। और अगर आप इसके और 1 साल आगे इस मशीन को फर्दर यूज करते हैं, कंटिन्यूस यूज करते हैं, तो अगले वाले ईयर में 1 लाख रुपए का डेप और लग जाएगा। तो फिक्स रेट मेथड में 1 ईयर के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए यहां लगा, 1 लाख रुपए का ही डेप यहां लगा, और अगर ये मशीन हम और आगे यूज करेंगे तो 1 लाख रुपए का ही डेप यहां पर और लग जाएगा। तो ये तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स बना रहेगा। लेकिन डिमिनिशिंग रेट मेथड में ऐसा नहीं होगा। अब डिमिनिशिंग में कैसा होगा? तो यहां क्या होगा कि यहां आपने एक मशीन खरीदी, ये वाला था आपका फर्स्ट ईयर, यहां मशीन की वैल्यू थी 1 अप्रैल 2020 को, और यहां पर एंड डेट आ जाएगा 31 मार्च 2021। यहां सपोज आपने मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की वैल्यू मान ली गई, एज्यूम कर ली गई, यहां मशीन पर 1 लाख रुपए का डेप लग गया, तो यहां मशीन की वैल्यू रह गई 4 लाख रुपए। तो ठीक है, पहले साल का डेप फिक्स रेट और डिमिनिशिंग रेट पर बराबर ही रहा, दैट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स, लेकिन फिलहाल हमारे ये दोनों वैल्यू बराबर। अब हमने सेकेंड ईयर में यहां पे डेप लगाया, मान लो कि यहां पे 20% की रेट से डेप लग रहा है, तो यहां क्या होगा कि हर बार जो डेप लगेगा वो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू पे डेप ना लग करके जिस ईयर में आप डेप लगा रहे हो उस ईयर के फर्स्ट डे उस मशीन की जो वैल्यू है, उस मशीन की जो कीमत है, उसके आधार पे डेप लगेगा। यहां जो डेप लगेगा वो फुल वैल्यू पे डेप ना लग करके मशीन की वैल्यू पे डेप लगेगा अकॉर्डिंग टू द अमाउंट बैलेंस ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर। अब देखो भाई, यहां 5 लाख की मशीन थी, 1 लाख रुपए का डेप लग गया, 4 लाख की कीमत अब बचती है। अब यहां पर आकर के सेकेंड ईयर में मशीन की कीमत रह गई 4 लाख, 20% का डेप लग रहा है, तो अब की बार यहां जो डेप लगेगा ये 4 लाख रुपए का 20%, तो 80,000 रुपीज का डेप लगेगा, और यहां जो कीमत अब बचेगी ये बचेगी 3,20,000, और ये कीमत अब जो बची है वो 31 मार्च 2022 को बची है, और ये था 1 अप्रैल 2021। स्टूडेंट्स, आपको शायद ये चीज अब प्रॉपर विजुलाइज हो रही होगी, और आप देख सकेंगे कि 4 लाख रुपीस की डे सेकंड में मशीन की कीमत थी 1 अप्रैल 2021 को, और अब इसकी बार जो डेप लगा है वो 4 लाख रुपए। मैंने बताया कि डिमिनिशिंग मेथड में, या जो WDV कह सकते हैं, रिटन डाउन वैल्यू, इस वाले मेथड में जो मशीन पर डेप लगता है वो मशीन की वैल्यू जो इस वाले ईयर के फर्स्ट डे वैल्यू है, उस वाली वैल्यू पर मशीन की वैल्यू पर डेप लगता है। तो कुल मिला के बात यह हुई कि जब हम लोग फिक्स रेट मेथड का डेप लगाते हैं तो फिक्स रेट मेथड के अंदर डेप लगाई जाने पर डेप लगता है मशीन की ओरिजिनल वैल्यू पर। तो फर्स्ट डे मशीन की कीमत 5 लाख थी, तो भले इसे डेप इस वाले ईयर में लगे, ये वाले सेकंड में लगे, भले इसे थर्ड ईयर में लगे, भले इसे फिफ्थ ईयर में लगे, भले इसे 10th ईयर में लगे, अगर फिक्स रेट मेथड चल रहा है तो 1 साल का डेप जो भी अमाउंट कैलकुलेट होगा वो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू पर ही होगा, इसीलिए इसका दूसरा नाम ओरिजिनल वैल्यू मेथड भी है। अब डिमिनिशिंग रेट मेथड का मतलब है कि यहां जो डेप लगेगा वो डेप मशीन में जिस ईयर में आप डेप लगा रहे हो उस ईयर के फर्स्ट डे उस मशीन की वैल्यू कितनी है उसके आधार पर डेप लगेगा, परसेंटेज रेट अप्लाई होगा और वैल्यू को रिड्यूस डाउन करके आप बैलेंसिंग फिगर को अपकमिंग ईयर के लिए फॉरवर्ड कर दोगे। आपने देखा 5 लाख रुपए की मशीन है भाई, तो 5 लाख की मशीन है
और 20% का डेप्रीशिएशन रेट सपोज क्वेश्चन में दिया गया है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ सबसे पहले वाले ईयर में डेप्रीशिएशन की कीमत निकल के आ गई 1 लाख रुपए। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का हिसाब किताब। जब हमारे लोगों में मशीन की कीमत में सेकेंड ईयर पे डेप लगाया तो 5 लाख की मशीन थी, 1 लाख की वैल्यू कम हो गई, 4 लाख की रह गई। अब 4 लाख वाली मशीन की वैल्यू पर अब हमने डेप कैलकुलेट किया 20% की रेट से, तो 20% की रेट से अब अगर डेप काउंट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2, और यहाँ पर कीमत अब रह जाएगी 80,000। तो यहाँ पर अब डेप की कीमत आ गई 80,000। तो डेप की कीमत पहले से कम हो गई। तो पहली बार डेप लगा था 1 लाख रुपीस, अब की बार डेप लगा है 80,000। अगर हम डिमिनिशिंग मेथड में थर्ड वाले ईयर की बात और करें तो थर्ड वाले ईयर पे पहुंचने पर अब जो मशीन की कीमत बची है वो 4 लाख रुपीस पहले थी, 80 का डेप लग गया, तो यहाँ की कीमत अब रहती है 3,20,000। और 3,20,000 वाली वैल्यू पर 20% की रेट से अब डेप लग जाएगा। तो 1 और 2 और 1 और 2, तो यहाँ पे डेप की कीमत लगती है 64,000। तो यहाँ थर्ड ईयर में डेप जो लग रहा है 64। स्टूडेंट्स यहाँ सीखने की बात यह है कि जो मेथड हम बात डिस्कस कर रहे हैं ये मेथड का नाम है डिमिनिशिंग, डिम कम होता हुआ वैल्यू। तो यहाँ फर्स्ट ईयर में डेप लगा 1 लाख रुपए का, सेकंड ईयर में डेप लगा 80,000 का, और थर्ड ईयर में डेप लगा 64,000 का। तो हर बार जो डेप लग रहा है वो एक जैसी वैल्यू का नहीं लग रहा है, डेप्रीशिएशन का अमाउंट फिक्स नहीं है, बल्कि डेप्रीशिएशन की वैल्यू ईयर वाइज ईयर डिम होती जा रही है, कम होती जा रही है। दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रेट मेथड। हमारे पास में इन दो मेथड के बाद में एक थर्ड मेथड और आता है, और इस थर्ड मेथड का नाम है प्रोविजन मेथड। अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर में जो डेप्रीशिएशन के मेथड्स हैं उसमें हर अगला मेथड पहले मेथड के कंपैरिजन ज्यादा बेटर है, और वो कंपैरेटिवली अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा करता है। फिक्स रेट मेथड में हर बार एक जैसी बराबर का डेप्रीशिएशन लगाते जा रहे हैं, जबकि अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को देखें तो वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आप कोई नई बिल्कुल ब्रांड न्यू कार ले आइए शोरूम से उठा करके, तो उस मशीन पर, उस कार पर, उस एक्टिवा पर, मोटरसाइकिल पर सबसे पहले वाले ईयर में बहुत बड़े अमाउंट का डेप लगेगा, करीब करीब 30%। और उसके आगे वाले जो ईयर होंगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वहां डेप्रीशिएशन की वैल्यू डे बाय डे कम होती चली जाएगी। इसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखें तो मशीन पर एक बराबर का डेप नहीं लग रहा, पहली बार डेप बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ये काम सॉल्व कर दिया डिमिनिशिंग रेट ने। डिमिनिशिंग रेट ने एक बार मशीन की ज्यादा डेप लगाया, फिर कम, फिर और कम, फिर और भी ज्यादा कम। तो चलो पहला मेथड, दूसरा मेथड बढ़िया हो गया। फिक्स रेट और डिमिनिशिंग रेट में आपस में तो डिफरेंस हो गया, लेकिन दोनों ही मेथड में एक सीरियस प्रॉब्लम है। सीरियस प्रॉब्लम यह है कि आपने बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठे किए, और 5 लाख रुपए इकट्ठे करके उस मशीन को बिजनेस में यूज करने लग गए। मान लो कि मशीन की वर्किंग लाइफ सपोज 5 साल की है, तो 5 साल तक मशीन चल जाएगी। 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल बाद धीरे धीरे करके मशीन की कीमत तो हो जाएगी खत्म, और मशीन की कीमत एक दिन जाकर के जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी फिक्स रेट मेथड पर। 5 लाख की वैल्यू थी, पहले साल 1 लाख का डेप लग गया, दूसरे साल 1 लाख का डेप, तीसरे साल 1 लाख रुपए का डेप, चौथे और पांचवें साल में 1-1 लाख रुपए का डेप, लास्ट में जाकर मशीन की वैल्यू जीरो। लेकिन तुमको तो तुम्हारा बिजनेस करना है, तो बिजनेस करना है तो आगे के ईयर में भी तो बिजनेस करने के लिए तुमको मशीन चाहिए। तो उस समय मशीन खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे, इसका कोई इंतजाम ना तो फिक्स रेट मेथड में है और ना ही डिमिनिशिंग रेट मेथड में है। दोनों ही मेथड्स में जो पैसे प्रोविजंस हैं, पैसे की व्यवस्था है, उसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। दोनों ही मेथड्स में केवल और केवल करेंट ईयर में जो मशीन खरीदी गई है या जो मशीन को हम यूज कर रहे हैं उसके अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए इस टर्म को नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड करने की प्लानिंग केवल चल रही है। यहां पर ऐसा कोई इंतजाम नहीं है कि हम मशीन को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन हम नई मशीन को खरीद सकने की प्रॉब्लम या नई मशीन को खरीद सकने की अपनी फंडिंग बना सकें। तो इस मेथड में, प्रोविजन मेथड में हमको यही हेल्प मिलती है। प्रोविजन मेथड में हम फंडिंग कर लेते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना करके डेप्रिसिएशन फंडिंग करते चले जाते हैं, और ऐसा करने से जब कभी मशीन खत्म होती है तो प्रॉपर डेप्रिसिएशन की वैल्यू चलती जाती है।
स्टूडेंट बहुत ही छोटा सा मेथड है। इस वाले मेथड के अंदर में जब हम वर्क करते हैं तो एक बार जैसे ये वाला ईयर था तो यहाँ मशीन की कीमत 5 लाख की थी, तो ईयर के एंड पर भी मशीन की कीमत 5 लाख की ही बनी रहेगी। और फिर सेकंड ईयर आ जाएगा तो सेकंड वाले ईयर में भी सेम सिनेरियो, वही का वही सिनेरियो चलता जाएगा। यहाँ पर मशीन की कीमत 5 लाख थी तो यहाँ पर भी कीमत 5 लाख की बनी रहेगी और मशीन अकाउंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जिस ईयर में मशीन बेचेंगे उस वाले ईयर में हम प्रोविजन की वैल्यू को नए सिरे से कैलकुलेट करते हुए और ईयर ऑफ सेल में जाकर के वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। स्टूडेंट, हम इस प्रोविजन मेथड को नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में क्लियर करेंगे। अभी पहले नंबर पे हमने जितना वर्क किया है पहले उतना ही कवर करना है, फिर आगे का वर्किंग इसमें और होगा। तो स्टूडेंट्स, प्रोविजन मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपको टेक्निकली सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बिजनेस को प्रोवाइड करता है कि बिजनेस ने प्रोविजंस बना के रखे हैं तो फंड बैकअप, मनी बैकअप बना लिया और ऐसा करने से बिजनेस के पास प्रॉपर फंडिंग अवेलेबल रहेगी। अगर ये बिजनेस कभी भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी इस वाली फंडिंग को रिलीज करता है तो बिजनेस के पास में मशीन बेच देता है तो बिजनेस के पास बैकअप प्लान्स हैं और बिजनेस पैसों को, फंडिंग्स को अरेंज कर लेगा, ऑल बिकॉज ऑफ प्रोविजन मेथड। तो ये एक अच्छा इंप्रेसिव मैनर है, इससे काम बढ़िया तरीके से होता है। तो प्रोविजन मेथड और इसकी आगे की वर्किंग को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर सीइंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम ऑब्जर्विंग दैट यू शुड शेयर, आई सजेस्ट दैट यू शुड शेयर द वीडियो टू द मैक्सिमम वंस। Subscribe the channel, use this information continuously as well as share this. Thanks students for watching this video.